Dear students, the topic under discussion is status of गिलगित-बाल्टिस्तान। गिलगित-बाल्टिस्तान को 2009 के ऑर्डिनेंस से पहले फेडरली एडमिनिस्ट्रेड नॉर्दर्न एरियाज़ ऑफ पाकिस्तान यानी फाना कहा जाता था, और इसमें गिलगित और बाल्टिस्तान के इलाके शामिल हैं जो पाकिस्तान के एक्सट्रीम नॉर्थ में हैं। इसके बॉर्डर्स में अफ़गानिस्तान, चाइना, आज़ाद कश्मीर और ऑक्यूपाइड कश्मीर के एरियाज़ आते हैं। नॉर्दर्न एरियाज़ बिकेम अ सिंगल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट इन 1970, और गिलगित एजेंसी और बल्तिस्तान डिस्ट्रिक्ट को मिला के इनको नॉर्दर्न एरियाज़ का इलाका डिक्लेयर किया गया। इसका सेंटर टाउन ऑफ गिलगित है। नॉर्दर्न एरियाज़ का एरिया 72,971 स्क्वायर किलोमीटर और इसकी आबादी तकरीबन 10 लाख है, और इसको पाकिस्तानी गवर्नमेंट डायरेक्ट कंट्रोल करती है। फेडरल गवर्नमेंट के मातहत ये आता है। 2009 के ऑर्डिनेंस के तहत इसको सेमी प्रोविंशियल स्टेटस मिल चुका है। नॉर्दर्न एरियाज़ की इम्पोर्टेंस पाकिस्तान के लिए क्या है, इसकी जोग्राफिकल सिग्निफिकेंस ये है कि ये एक ब्यूटीफुल लोकेशन है सब कॉन्टिनेंट की। इसका बॉर्डर दुनिया की मेजर पावर्स के साथ मिलता है, चाइना के साथ और रशिया के साथ भी मिलता है अफ़गानिस्तान के ज़रिए। बीच में अफ़गानिस्तान का 14 या 16 किलोमीटर का इलाका क्रॉस करें तो आगे वो स्टेट्स शुरू हो जाती हैं जिन्होंने रशिया से आज़ादी हासिल की, जिनको सेंट्रल एशियन स्टेट्स कहा जाता है, और उससे आगे रशिया का इलाका शुरू हो जाता है। इंडिया के साथ भी इसका बॉर्डर मिलता है। इसकी तकरीबन 100 से ज़्यादा पीक्स ऐसी हैं जिनकी हाइट 7,000 मीटर्स से ज़्यादा है। दुनिया की 3 फेमस माउंटेन रेंजेस इन इलाकों में हैं, जो हिमालयाज़, कराकोरम और हिंदू कुश। और पूरा नॉर्दर्न एरियाज़ का इलाका माउंटेनियर्स की और टूरिस्ट की पैराडाइज समझा जाता है, उनकी जन्नत समझा जाता है। पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस अपनी बहुत ज़्यादा ऑल्टीट्यूड की वजह से, बुलंदी की वजह से ये पहाड़ हमारे मुल्क को प्रोटेक्ट करते हैं फॉरेन इन्वेजन से, बैरूनी मुल्क के हमला आवरों से। इसमें डिफ़िकल्ट पासेस मौजूद हैं जो कि ट्रेड पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं, और ऑल वेदर रोड भी यहाँ पर मौजूद है। शाहराह रेशम जो कि दुनिया की हाईएस्ट मेटल रोड समझी जाती है, चाइना और पाकिस्तान के दरमियान इन दोनों मुल्कों को कनेक्ट करती है, और ज़ाहिर है उसकी इकनॉमिक सिग्निफिकेंस भी है। यहाँ के दरिया, यहाँ के जो ग्लेशियर्स हैं वो एक बड़े रिजर्वायर का काम देते हैं, पानी के रिजर्वायर का, यानी जब ये ग्लेशियर्स पिघलते हैं तो हमारे दरियाओं को पानी मिलता है। इसके अलावा यहाँ की मशहूर दरिया रिवर सवात, रिवर कुनहार, गिलगित और हुंजा के दरिया हैं, जो कि फाइनली रिवर झेलम और इंडस में उनका पानी शामिल हो जाता है। और हुंजा वैली में दुनिया के फेमस ग्लेशियर्स हैं जैसे बातूरा ग्लेशियर। टूरिज़म अट्रैक्शन यहाँ पर मौजूद है। ये इलाका अपनी खूबसूरती की वजह से मशहूर है, सयाहों की जन्नत समझा जाता है, और सयाहों के लिए यहाँ पर बोर्डिंग की और लॉजिंग की फैसिलिटीज़ हैं। रेस्ट हाउसेस, होटल्स, यूथ हॉस्टल्स मौजूद हैं। Northern areas are full of beautiful valleys and mountains. There are opportunities to hiking, climbing, mountaineering, fishing, horse riding, और ये इलाका, यहाँ पर वर्थ सीइंग वैलीज़ मौजूद हैं, यानी ऐसी वादियाँ मौजूद हैं जो अपनी खूबसूरती की वजह से मशहूर हैं। क्लाइमेटिक सिग्निफिकेंस यहाँ की, The mountains also protect the plain areas of our countries from the cold winds of Central Asia. जो नॉर्थ से ठंडी हवाएं आती हैं सर्दियों में, उनसे ये पहाड़ हमारे मुल्क को महफूज रखते हैं। इस तरह से टेम्परेचर कंट्रोल में रहता है। ट्रेड की सिग्निफिकेंस क्या है कि यहाँ पर वीट, बार्ले, मेज़ और राइस प्रोड्यूस किया जाता है, लेकिन स्पेशली ये फ्रूट्स के लिए मशहूर है, एप्रिकॉट और वॉलनट के लिए, जिनको मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में भी जिनकी ट्रेड की जाती है और बाहर के मुल्कों में भी एक्सपोर्ट किया जाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री गिलगित बल्तिस्तान की क्या है, जिस तरह से कश्मीर ने, ये गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर का पार्ट था। कश्मीर आज़ाद कश्मीर का इलाका जिसने डोगरा राज से आज़ादी हासिल की। गिलगित बल्तिस्तान ने भी डोगरा राज से 1947 में आज़ादी हासिल की और वॉलंटरीली पाकिस्तान में शामिल हो गया, यानी अपनी आज़ादाना मर्ज़ी से। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान को इक्वल स्टेटस मुल्क के दूसरे इलाकों के बराबर हासिल नहीं हो सका। इसको FCR के सिस्टम के तहत चलाया जाता रहा 1970s तक। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में FCR को एबॉलिश कर दिया गया और नई एडमिनिस्ट्रेशन इंट्रोड्यूस करवाई गई कि एडवाइजरी काउंसिल थी नॉर्दर्न एरियाज़ की, जिसमें 8 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव शामिल थे और 4 नॉमिनेटेड लोग शामिल थे। इस काउंसिल को नॉर्दर्न एरियाज़ काउंसिल का नाम दिया गया 1975 में। कुछ जुडिशियल रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करवाई गई जिनके
تحت 2 ڈسٹرکٹ اور سیشن ججز ہوتے تھے اور ایک جوڈیشل کمشنر جو کہ اپیل سنتا تھا ان ڈسٹرکٹ ججز کے فیصلوں کے خلاف. اپیل سننا اس کا کام ہوتا تھا. بینظیر بھٹو کے دور میں بھی مائنر ریفارمز انٹروڈیوس کروائی گئیں اور وہ یہ تھیں کہ ایک ڈیولپمنٹ پیکج انٹروڈیوس کروایا گیا. پولیٹیکل اور جوڈیشل پیکج بھی تھا یہ کہ ناردرن ایریاز کی کونسل میں سیٹس انکریز کر دی گئیں اور جوڈیشل کمشنر کی پوسٹ کو ابالش کر دیا گیا. اس کی جگہ ایک چیف کورٹ قائم کی گئی وچ کمپرائزڈ اے چیئرمین اینڈ 2 ممبرس. اس میں ایک چیئرمین تھا اور 2 ممبرس تھے. سپریم کورٹ نے 1999 میں یہ آرڈر دیا فیڈرل گورنمنٹ کو کہ وہ ناردرن ایریاز کے لوگوں کو بیسک رائٹس پرووائڈ کرے اور ان کا یہ رائٹ بھی ان کو پرووائڈ کیا جائے کہ وہ اپنے الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز کے ذریعے رول کر سکیں اور ان کی انڈیپینڈنٹ جوڈیشری ہو تو اور ان کو ان کے فنڈامنٹل رائٹس کی انفورسمنٹ کا کام کیا جائے جوڈیشری کے ذریعے. فیڈرل گورنمنٹ نے یہ بھی اناؤنس کیا کہ یہاں پر پولیٹیکل اور جوڈیشل ریفارمز انٹروڈیوس کروائی جائیں گی اور ناردرن ایریاز کی جو کونسل ہے اس کو اپ گریڈ کیا جائے گا انٹو ناردرن ایریاز لیجسلیٹو کونسل, یعنی لا میکنگ کا کام کرنے کے لیے ناردرن ایریاز کی لیجسلیٹو کونسل بنائی جائے گی. پریزنٹ ایڈمنسٹریٹو اسٹیٹس گلگت بلتستان کا کیا ہے؟ پرائم منسٹر سید یوسف رضا گیلانی اناؤنسڈ فل انٹرنل اٹانومی فار دا ناردرن ایریاز. نے کہا کہ ان کو فل اٹانومی دے دی جائے گی اور ایک کمیٹی قائم کی گئی فیڈرل منسٹر فار کشمیر اینڈ ناردرن ایریاز قمر الزما کائرہ جو پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں, ان کی وہ وزیر تھے. کشمیر اور شمالی علاقوں کی وزارت ان کے پاس تھی. ان کی چیئرمین شپ میں یہ کمیٹی قائم کی گئی تھی کہ وہ ریفارمز پیکج تیار کرے اس علاقے کے لیے اور پھر تمام سٹیک ہولڈرز کو کانفیڈنس میں لیا گیا اور فائنلی ڈرافٹ تیار کر لیا گیا. گلگت